ए अकेला किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य को यदि स्वयं करता है तो वह 12 दिन लगाता है। कितने दिन लगाता है? 12 दिन लगाता है। अब बोला गया है कि सी के साथ मिलकर वे इस कार्य को 4 दिनों में पूरा करते हैं। यानी कि उसका कहने का मतलब ये है कि ए जो है वह 8 दिन में पूरा करता है, बी जो है वह 12 दिन में करता है, और ए और बी यदि सी के साथ मिल जाएं तो वह 4 दिन में पूरा कर देते हैं इस काम को। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है सी और डी मिलकर यदि करते हैं तो वह उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि डी इस कार्य को यदि अकेला करता है तो वह कितने समय में कर देगा। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दिया गया है ए जो है वह कितने समय में करता है? 8 दिन में करता है। अब इसके बाद बोला गया है कि बी जो है वह इस कार्य को 12 दिनों में करता है। अब इसके बाद बोला गया था कि सी के साथ मिल जाएं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यदि ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो वह 4 दिन में कार्य को कंप्लीट कर देते हैं, 4 दिन में। अब इसके बाद बोला गया है सी और डी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर देते हैं। यदि सी और डी ये दोनों यदि मिल जाते हैं तो यह 15 दिन में कार्य को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक, अब सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए कि पूर्ण कार्य चाहिए जो कि हमें पूरा करना है। ठीक, तो पूर्ण कार्य क्या हो जाएगा? तो पूर्ण कार्य जो होगा वो इनका एलसीएम हो जाएगा, और इनका एलसीएम देखा जाए तो 15 8 120 होता है, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 120 काम। हमें 120 काम जो है वह हमें कंप्लीट करना है। ठीक, 120 काम हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो हम यहाँ पर हमें सबसे पहले ये चाहिए कि ए एक दिन में कितना कार्य करता है, बी एक दिन में कितना कार्य करता है, और ये एक दिन में कितना कार्य करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सीधा भाग लगाएंगे और हमें पता लग जाएगा कि ये कितना काम करते हैं एक दिन के अंदर। ए का यानी कि 8 दिन में करता है, तो 8 से हम यहाँ पर भाग लगाएंगे, होता है आपका 15, यानी कि 15 काम करता है ए जो है वह एक दिन के अंदर। अब 12 से भाग लगाएंगे तो 12 से हो जाएगा यहाँ पर 10, यानी कि 10 काम करता है बी एक दिन के अंदर। ठीक, अब यहाँ पर ए बी सी तीनों की बात करें तो 4 × 12, यानी कि 30 काम कर देते हैं ये तीनों एक दिन के अंदर। अब यहाँ पर 15 की बात करें तो 15 × 8 120 होता है, तो 8 काम कर देते हैं सी और डी एक दिन के अंदर। ठीक, अब यहाँ पर हमें बस इतना डेटा चाहिए था। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें देखिए ए का हमें पता है कि एक दिन में कितना कार्य करता है, बी का हमें पता है, अब हमें सी और डी का भी पता करना होगा। अब सी और डी का पता करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर किसका है, ए और बी का। ठीक, ए और बी, यहाँ पर देखोगे तो ए बी और सी इन तीनों का है। तो यदि हम बोलें कि सी एक दिन में कितना कार्य करता है, यानी कि सी की कैपेसिटी कितनी है, तो सी की क्षमता जो हो जाएगी वो हो जाएगी, ये तीनों का है, तीनों का कितना है आपका 30 है, तीनों का कितना है 30 है। अब 30 में से हम माइनस कर देंगे 15, ये ए का है, और बी का कितना है 10, 15 और 10 कितने हो गए 25, यानी कि हम 25 माइनस कर देते हैं, कितना आ जाता है आपका 5, यानी कि सी जो है वह 5 काम करता है एक दिन के अंदर। अब डी की बात करें कि डी कितना करता है, तो डी देखिए यहाँ पर देखिए सी और डी का यहाँ पर मिक्स दिया हुआ है 8 काम। ठीक, सी और डी मिलकर एक दिन में 8 काम करते हैं, तो यहाँ पर डी अकेला कितना करेगा, तो सी जो है वह अकेला 5 काम करता है एक दिन में, तो 8 में से आप 5 माइनस कर दोगे, 8 में से जब आप 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 काम करता है एक दिन के अंदर। ठीक, डी जो है वह एक दिन के अंदर यदि 3 काम करता है, डी जो है वह एक दिन के अंदर यदि 3 काम करता है, तो उसने पूछा था डी अकेला इस कार्य को करेगा तो कितना समय लगाएगा। तो यहाँ पर आप 120 में भाग लगा दोगे, 120 में आप भाग लगा दो कितने से, 3 से। जब 3 से भाग लगाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 चौक 12 और 0, यानी कि 40 दिन। 40 दिन के अंदर जो आपका डी जो होगा वह कार्य को कंप्लीट कर देगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन जो है वह आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात 4:3 है। यदि लीलू की लंबाई, देखिए लीलू की लंबाई दी गई है 1.2 मीटर, तो यहाँ पर पूछा गया है कि नानी की लंबाई क्या होगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे एक है आपका नानी, क्या है नानी, और एक है आपका लीलू। ठीक, इसे एल बना देते हैं। एक है आपका नानी और एक है आपका लीलू।
इन दोनों की लंबाइयों का अनुपात कितना है 4:3। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है कि लीलू की लंबाई जो है वह कितनी है 1.2 मीटर, यानी कि यहाँ पर लीलू कौन है 3, यानी 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है आपकी 1.2, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 चौक 12 यानी कि 0.4। ठीक, अब यहाँ पर पूछा गया था कि नानी की लंबाई कितनी है, तो नानी का रेशियो कितना है 4, तो 0.4 में हम क्या करेंगे 4 से इंटू कर देंगे, तो 4 चौक 16 होता है, एक संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो 1.6 मीटर जो है वह हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आपका डी ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है रघु ने 66 रुपये में खिलौना खरीदने के बाद इसे 15% लाभ पर बेच दिया। खिलौने का बिक्री मूल्य यानी कि एसपी कितना था। ठीक, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब एक बात ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि लाभ परसेंट दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर सीपी दिया गया है आपका 66 रुपये। ठीक, और यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट दिया गया है आपका 15%। ठीक, कितना दिया है आपका 15%। अब ध्यान से एक बात समझिएगा, जो भी आपका प्रारंभिक मूल्य होता है, जो भी आपका प्रारंभिक मूल्य होता है, यानी कि प्रारंभिक मूल्य यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो जो भी आपका प्रारंभिक मूल्य होता है वह अपने आप में ही 100% होता है। कितना होता है 100% होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये सीपी जो है वह अपने आप में ही 100% है। क्या है 100% है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, यदि आपसे ये पूछा जाए कि कितने रुपए का लाभ हुआ, यहाँ पर दिया गया है कि 15% का लाभ हुआ, लेकिन यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए कि कितने रुपए का लाभ हुआ, तो हमेशा आपको क्या करना है कि जैसे कि आपका सीपी दिया गया है 66 रुपये, तो 66 पर आपको क्या करना है कि 15% लगा देना है, तो आपको जितना भी लाभ हुआ होगा वो यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि विक्रय मूल्य क्या होगा और एसपी क्या होता है, तो एसपी होता है जो भी आपका प्रॉफिट हो और जो भी आपका सीपी हो, प्रारंभिक मूल्य और प्रॉफिट, इन दोनों को यदि हम ऐड कर दें, यदि हम इन्हें ऐड कर दें तो हमारा क्या बन जाता है एसपी बन जाता है। ठीक, तो एसपी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रॉफिट परसेंट कितना है आपका 15%, सीपी अपने आप में कितना होता है 100%, यानी कि एक बार में जो हमें निकालना है तो वो कितना हो जाएगा 115%। कितना हो जाएगा 115%। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें लाभ कितने का हुआ ये हमें नहीं निकालना, हमें निकालना है विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर हमें 15% नहीं रखना होगा, यहाँ पर क्या रखना होगा 115%। 115% क्यों रखते हैं, तो ये जो आपको अच्छे समझ आ गया होगा। ठीक, तो देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है एसपी निकालना है, तो हमें यहाँ पर एसपी जो होगा वो मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए हम इसे क्या करते हैं कि देखिए 100 नीचे है ही, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट इसमें इंटू कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि हम दो संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इंटू कर लेते हैं, 5 30 की 0 हासिल लगी 3 और 6 एकम 6 और 3 9। ठीक, और 6 एकम 6 0 9 6। ठीक, तो 0 9 और यहाँ 15 की 5 हासिल लगी 1 और 6 और 1 7। ठीक, इतना हमारा बन जाता है 7,590 रुपये हमारा बनता है। और दो संख्या यहाँ पर देखिए 2 0 यहाँ पर नीचे हैं, तो दो संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 75.90, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 75.90 कहाँ पर है, तो देखिए डी ऑप्शन जो है वह हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, देखिए ये आपकी एक बोर्ड मास की एक छोटी सी कैलकुलेशन है, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा बोर्ड मास आपका चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि रेखा कोष्टक दिया गया है। क्या दिया गया है, रेखा कोष्टक। ठीक, तो देखिए रेखा कोष्टक और बोर्ड मास में आपका ज़्यादा अंतर नहीं होता है, फॉर्मूला आपका सेम ही होता है। जैसे कि आप यहाँ पर बोलेंगे इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वी ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक को सबसे पहले हमें सॉल्व करना होता है, फिर उसके बाद हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। ठीक, ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, उसके बाद हमें ऑफ को सॉल्व करना होता है, उसके बाद हमें डिवाइड करना होता है, उसके बाद हमें इंटू करना होता है, उसके बाद हमें
ऐड करना होता है और उसके बाद हमें माइनस करना होता है। ठीक, ये होता है। उसमें क्या होता है कि सिर्फ देखिए, उसमें जैसे कि हम ब्रैकेट, वो जो बोर्ड मार्क जो होता है उसमें हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है और इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करना होता है। ठीक, बस इतना सा ही अंतर होता है और इसमें कुछ भी इतना अंतर नहीं होता है। ठीक, तो आपको नहीं पता हो तो आप अच्छे से समझ गए होंगे अब। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि रेखा कोष्ठक को सॉल्व करना है। अब रेखा कोष्ठक में देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे पहले आप ये चीज़ देख लीजिए। यदि हम यहाँ पर बोले, जैसे कि हमने बोला 16 यहाँ पर +8 और यहाँ पर आपका माइनस रखा होता है, यहाँ पर इंटू है ना, अगर यहाँ पर माइनस रखा होता, आपकी अलग अलग प्रकार के पूछे जाते हैं तो हम यहाँ पर आपको अलग तरीके से आपको कुछ भी और बता देते हैं। ठीक, तो समझ लीजिए ऐसा भी होता है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर आपका थोड़ा अलग दिया गया है। यहाँ पर यदि ऐसा होता तो वहाँ पर क्या करना होता आपको, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर है आपका 16 और यहाँ पर है आपका 8, तो आप यहाँ पर क्या बोलते हैं कि यहाँ पर आपका माइनस का 8 हो जाता। क्या हो जाता, माइनस का 8 हो जाता, यही आप बोलते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो रेखा कोष्ठक होता है वो ये कहता है कि पहले इतने हिस्से को सॉल्व करो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। पहले इतने हिस्से को सॉल्व करो, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 और वो भी प्लस का, और जब हम बाहर निकालेंगे तब ये जाकर माइनस का होगा। जो कि पहले 8 आ रहा था, सॉरी, जो कि पहले माइनस का 8 आ रहा था वह अब माइनस का 24 बन चुका है। ठीक, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर पहले आपका माइनस का 8 आता, लेकिन अब यहाँ पर माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर इस प्रकार से होता तो। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपका सीधा सीधा दिया गया है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इनको हमें सॉल्व करना है, तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। ठीक, इसे आप अच्छे से लिख लेते हैं, फिर उसका सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 38 - 60 डिवाइड बाय 5 इंटू 16 - 8, इस पर आपका ये बार लगा हुआ है। ठीक, इस पर डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3। ठीक, ये है आपका। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/3। ठीक, अब यहाँ पर भी आपका डिवाइड लगा हुआ है, तो डिवाइड लगा हुआ है तो यहाँ पर इस प्रकार से नहीं करेंगे, हम यहाँ पर स्टार्टिंग से करेंगे क्योंकि पीछे वाली संख्या पलटती है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर है आपका 38 माइनस, अब यहाँ पर हम करेंगे 60/5। ठीक, इनटू यहाँ पर क्या है आपका, इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 8 बन जाएगा। ठीक, तो ये आपका 8/1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपका डिवाइड लगा हुआ है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, इसे उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/1 की जगह 1/2 हो जाएगा। ठीक, 1/2, तो ये इंटू में कर दिया। अब यहाँ पर क्या है कि ये भी आपका डिवाइड लगा हुआ है, तो डिवाइड में यहाँ पर क्या होता 3/1 होता, तो इंटू में क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक, बस इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो देखिए 2 चौक 8 होता है। ठीक, 3 से इसे काट दोगे, 3 दूनी 6 0, अब 5 से इसे काट दोगे, 5 चौक 20। ठीक, अब यहाँ पर कितना आ गया, 4 चौक 16, कितना आ गया आपका 16। 16 का जब आप बाहर निकालोगे तो यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस का 16 हो जाएगा और ये क्या है आपका 38। ठीक, यहाँ पर कितना बचा, 6 और 2 8, यानी कि 2 यहाँ पर बचा और 3 में से 1 गया तो 2। ठीक, यानी कि 22 हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए सी ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया हो तो देखिए फिर से एक बात समझ लीजिए, इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। यदि यहाँ पर आपका देखिए जैसे दिया गया है 16 - 8 दिया गया है। ठीक, 16 - 8 दिया गया है, इसी प्रकार से दिया जाता है कि इस प्रकार से रख दिया जाता है और यहाँ पर आपका जैसे कि माइनस का चिन्ह लगा दिया, इस प्रकार से आपका ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि हमें इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, फिर सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना है। यदि हम यहाँ पर देखिए, यदि ये लाइन नहीं होती तो यहाँ पर क्या आ जाता, तो यहाँ पर आ जाता ये आपका माइनस का है, ये आपका माइनस का 16 है और यहाँ पर आपका प्लस का 8, तो यहाँ पर आपका माइनस का 8 बन जाता, माइनस का 8 बन जाता। लेकिन यहाँ पर यदि ये बार चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ पर रेखा कोष्ठक की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हमें इतने को सॉल्व करना होगा। तो माइनस का चिन्ह जो है ये तो आपका बाहर है, अब तो ये प्लस का बन गया, तो ये 16 और 8 कितने हुए, तो 16 और 8 हो गए आपके 24। अब ये 24 जब ब्रैकेट के अंदर से बाहर आएगा तब ये जाकर माइनस का होगा, यानी कि पहले जो 8 बन रहा था माइनस का, जो अब माइनस का 24 बन चुका है। ठीक, इतना अंतर होता है, ये बात आप याद रखिएगा। इस पर इतना प्रश्न नहीं पूछा जाता है, इस पर ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है। देखिए शंकु की जो आपकी त्रिज्या दी गई है वह ऊंचाई के बराबर है। ठीक, इसके बाद बोला गया है का आयतन एक अर्धगोले के आयतन के बराबर है, यानी कि शंकु का जो आयतन है वह अर्धगोले के आयतन के बराबर है। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा,
यहाँ पर बोला गया है एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की जो त्रिज्या है, आधार की जो त्रिज्या है वह ऊंचाई के बराबर है, तो हम बोल देते हैं कि ये हाइट के बराबर है। अब यहाँ पर ये क्या है, आपका शंकु की बात हो रही है, ये किसकी है, शंकु की। ठीक, अब इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर हम ये आपका एक अर्धगोला है और एक आपका शंकु है, और इन दोनों का आयतन बराबर दिया गया है। यानी कि जो आपका शंकु जो होता है इसका आपका आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका शंकु का हो गया। ये बराबर है किसके, अर्धगोले के आयतन के। तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, इसकी जो हमने त्रिज्या है वह आपकी स्मॉल मान ली है। क्यों, क्योंकि इनमें अंतर निकालना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए शंकु जो है और अर्धगोला जो है इन दोनों की त्रिज्याओं का यहाँ पर अनुपात पूछा गया है, तो पहचान करने के लिए जरूरी है। ठीक, तो ये किसका है, अर्धगोले का है, और ये किसका है, शंकु का है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर और कुछ भी दिया गया नहीं है, तो यहाँ पर हमें इसी प्रकार से सॉल्व करना होगा। तो देखिए 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका कितना बचता है, तो यहाँ पर हो जाता है आपका 2r क्यू हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये है आपका आर स्क्वायर। उसने क्या बोला था कि r जो है वह h के बराबर है, यानी कि त्रिज्या जो है वह हाइट के बराबर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हाइट क्या है, त्रिज्या है। हाइट क्या है, त्रिज्या है। तो h की जगह पर हम r रख सकते हैं। यदि हम h की जगह पर यदि हम यहाँ पर r रख देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर है, ये r1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, आर क्यू। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आर क्यू अपॉन इस आर को हम इधर ले आते हैं तो आर क्यू। ठीक, इनका रेशियो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अपॉन ये 1 जो है ये इधर चला जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये है आपका Q और ये भी है आपका Q। जब Q को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, 3√Q चढ़ जाएगा, ये भी 3 चढ़ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 यानी कि 3√2 रेशियो 3√1। तो यहाँ पर आंसर देखिए 3√2 रेशियो, यहाँ पर देखिए ये जो इसका 1 जो होगा तो 1 का जो आप बाहर निकालोगे क्यू तो ये भी आपका 1 ही निकल आएगा। ठीक, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3√2 रेशियो 1। ठीक, 3√2 रेशियो 1, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर यहाँ बोला गया है 1560 रुपये की एक धनराशि ए बी सी इन तीनों के बीच में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% है। कितना है, 50% है। अब यहाँ पर बोला गया है और बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाले भाग का 20%। देखिए भाग का 20% है, देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर बोला गया है भाग का 20% है। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है कि बी को कितनी राशि प्राप्त हुई, ध्यान से आप समझिएगा। एक है आपका ए, बी और एक है सी। जब कभी भी इस प्रकार से बांटने की बात आती है तो आप हमेशा याद रखिएगा, आप लास्ट से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बी के बारे में क्या बोला गया है, तो बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाले भाग का सिर्फ 20% है, भाग का 20% है। यदि हम यहाँ पर 20% की बात करें तो क्या हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा। यानी कि टोटल जो था वो कितना था, 100 था। यानी कि सी के पास कितना था, 100 था, और उससे जो मिला बी को जो मिला वो कितना था, सिर्फ 100 का 20% मिला। यानी 100 का 20% मिलेगा तो कितना मिलेगा, सिर्फ 20 ही तो मिलेगा। तो कितना मिला उसे, 20 मिला। अब यहाँ पर पहले स्टेटमेंट पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया था, ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% है। और 50% का मतलब क्या होता है, तो 50% का सीधा सीधा मतलब होता है कि आधा। क्या होता है, आधा। तो ए को जो मिलेगा वह क्या मिलेगा, बी का आधा मिलेगा। यानी कि यहाँ पर इसका 20 है तो इसका कितना हो जाएगा, 10। अच्छा, ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि 1560 रुपये इन तीनों में बांटे गए हैं। ठीक, अब यहाँ पर तीनों में 1560 रुपये बांटे गए हैं, तो इसका है 100, 20 और 10 कितना हो गया, 30, यानी कि 130। 130 की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर, 1560। ठीक, कितनी बताई गई है, 1560। 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे तो 13 एकम 13, 2 बचा, 13 दूनी 26, यानी कितना आ गया, एक रेशियो की वैल्यू आ गई आपकी 12। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि बी को
बी को मिलने वाला जो हिस्सा है वो कितना है। तो देखिए बी कहाँ पर है, तो बी आपका ये है बी। तो 20 में यदि हम 12 से इंटू कर देते हैं तो 12 दूनी 24 यानी कि 240 रुपये। तो 240 कहाँ पर है, डी ऑप्शन है। ठीक, और यदि यहाँ पर सी की बात करता तो इसे मिल जाता 12 का हम 100 में इंटू करते हैं तो कितना हो जाता 1200। और ए की बात करता तो 12 का हम 10 में इंटू कर देते तो 120। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है पूजिता की 3 वर्ष पहले की आयु के 1/3, 3 वर्ष पहले की आयु के 1/3 और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु के आधे, क्या बोला गया है, आधे का योग कितना दिया हुआ है, 20 वर्ष दिया गया है। ठीक, और यहाँ पर पूछा गया है कि उसकी वर्तमान आयु क्या हुई। ठीक, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति है और इसी एक ही व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। यदि इस प्रश्न को यदि हम ट्रिक से सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर ट्रिक से यदि हम इसे सॉल्व करें तो देखिए इसका यहाँ पर 25 आंसर नहीं आ सकता, 26 आंसर भी नहीं आ सकता और 23 आंसर भी नहीं आ सकता। इसका 24 आंसर आएगा। आप बोलोगे सर आपने ये रट्टा मार लिया होगा आंसर, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको बताएंगे कि वो ट्रिक क्या है और उस ट्रिक से सॉल्व करने की किस प्रकार से उसे सॉल्व करते हैं ट्रिक से। ठीक, तो वो चीज़ हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं डिटेल से इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि ट्रिक से इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे पूजिता की 3 वर्ष पहले की आयु के 1/3 और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु के आधे का योग 20 वर्ष है। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से समझिएगा, उसकी वर्तमान आयु हमसे यहाँ पर पूछी गई है। हम मान लेते हैं कि जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु जो है वह आपकी कितनी है, हमने मान ली कि वह x वर्ष है। कितनी है, x वर्ष। ठीक, अब यहाँ पर उसने सबसे पहले क्या बोला है, पूजिता की 3 वर्ष पहले यानी कि वर्तमान आयु से 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, यदि 3 वर्ष पहले की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु तो x वर्ष थी और 3 वर्ष पहले क्या हो जाएगा -3। 3 वर्ष पहले की आयु के 1/3 का मतलब क्या हुआ, इसमें हम क्या करेंगे 1/3 से इंटू कर देंगे। तो यहाँ पर सीधा सीधा ही क्या है कि इसमें हम 3 से भाग लगाना है। ठीक, इतनी सी बात समझ आ गई होगी। अब इसके बाद बोला गया है वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद, हम बात करें 2 वर्ष बाद की हम यदि बात करें तो देखिए वर्तमान आयु तो आपकी x वर्ष थी। 2 वर्ष बाद क्या होगा, 2 वर्ष ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है 2 वर्ष बाद की आयु के आधे का योग, आयु के आधे यानी इसका हमें क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। आधे का योग कितना है, 20 वर्ष है, यानी कि इन दोनों का जो योग है वह 20 वर्ष है। तो देखते हैं यहाँ पर बोला गया है x - 3/3, इनका योग करना है x + 2/2, योग कितना है 20 वर्ष है। कितना है 20 वर्ष है। अब x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वही होगी हमारी वर्तमान आयु। ठीक, क्योंकि हमने वर्तमान आयु क्या मानी थी, x वर्ष मानी थी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, इसका 6 तो एलसीएम हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 2 से हमें इसमें इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x - 6 प्लस यहाँ पर 2 3 6 यानी कि 3 से हम इसमें इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 दूनी 6। ठीक, ये हो जाएगा इक्वल टू 20। अब ये 20 जो है देखिए यहाँ पर हो गया आपका 2x - 6 प्लस 3x प्लस 6। ठीक, इक्वल टू ये 20 जो है इसमें 6 में इंटू होगा कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी कि 120। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये माइनस का 6 है और यहाँ पर ये प्लस का 6 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका 2x प्लस का है और ये आपका 3x जो है ये भी आपका प्लस का है। तो 3 और 2 कितने हो गए 5, यानी कि 5x की वैल्यू कितनी है आपकी 120। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी कि 24 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 24 वर्ष। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ट्रिक क्या थी। देखिए यहाँ पर 24 वर्ष आपका आंसर आएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर वो ट्रिक क्या थी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले उसने क्या बोला है कि 1/3। जब कभी भी ऐसा प्रश्न आपको दिखाई देगा तो आपको हमेशा ही क्या करना है कि 1/3 2/3 जो कुछ भी वो बोल रहा है, जो कुछ भी बोल रहा है उसको ही आपको ले लेना है। क्या बोल रहा है 1/3। ठीक, अब यहाँ पर हम 1/3 का यदि हम 23 से इंटू करते हैं तो क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा। पॉइंट में तो एक भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आप ऑप्शन देखोगे तो पॉइंट में एक भी नहीं है। यदि पॉइंट में एक भी नहीं है तो आंसर जो होगा हमारा क्लियर आएगा। तो यहाँ पर 3 से आप इसे डिवाइड कीजिए, ठीक है, डिवाइड होगा नहीं होगा तो ये आपका 23 आंसर नहीं होगा। ठीक,
26 को लेंगे तो 3 से ये 26 डिवाइड हो जाएगा। आप बोलोगे सर नहीं होगा। जब 26 डिवाइड नहीं होगा 3 से तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट में चला जाएगा। 25 को देखेंगे तो 25 आपका 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, ये भी आपका पॉइंट में चला जाएगा। ठीक, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर बचता है आपका 24। अब 24 को आप 3 से भाग लगाइए तो ये आपका 3 से पूरी तरह से भाग लगा जाएगा, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। तो 8 यहाँ पर 8 बार में ये आपका कट रहा है। ठीक, यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो आपका कटने वाला होगा। इस प्रकार से जब कभी भी बोला जाएगा 2/3 3/3 जो कुछ भी बोला जाए उसमें आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। यदि आपका कटता है तो वही आपका आंसर होगा, यदि आपका नहीं कटता है तो वही आपका आंसर नहीं होगा। ठीक, और ये ट्रिक जो है वह आपका 90% कार्य देगी। कभी हम ये नहीं कह सकते कि हर एक चीज़ जो होगी वह 100% कार्य कर जाएगी। ठीक, तो ये आपकी ट्रिक है, ये आपकी 100% वर्क नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ 90% वर्क करेगी, इतना हम बोल सकते हैं। ठीक।